बड़ी सभी को। लाइव चालू कर देता हूँ, फिर लाइव दोबारा चेंज कर लेंगे। आज हम चौपाल पे भैया सबके दो दो शब्द चौपाल के प्रति ही रखते हैं, बाकी तो चलता रहेगा। जब तक दीदी आती है तब तक चौपाल का आनंद लें। हाँ जी बेटा। जी। हाँ बेटा, पाएंगे तब करें। तो ये है कि तो कुछ याद ही एक नहीं कि मिनट चाचा बने जी, एक मिनट हम चाचा जी, चौपा में। एक मिनट चाचा जी, चाचा जी रुक जाइए, रुक जाइए, लाइव होने दीजिए। यहाँ तो माइक मिला नहीं शुरू हो जाते हैं। अब कुछ बहनों को तो आवाज लगाते रहो, सुनती नहीं है। 10 रुपये दे दो तो ठीक है। इस बिटिया की खासियत है, मतलब ले लेगी उसके बाद मांगेगी। ठीक है, पहले ले लेगी फिर मांगेगी। और एक सबसे बड़ी खासियत है कि कभी भी चाहे जितना रखा रहे, ज्यादा रखा रहे, उसको चाहिए 10 रुपए। चल जा। ठीक है। अच्छा करे, शिकायत लगा दिया, 20 रुपए दो। आ, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में चलाई जा रही सोशल मीडिया की चौपाल रात्रि 7 बजे 13 जुलाई 2005 में आप सभी का स्वागत है। और बने रहें। 8 बजे से चलने वाली चौपाल आज 7 बजे चल रही है, क्योंकि 8 बजे से चौपाल पे 13 जुलाई से 4 दिन के लिए राम कथा का आयोजन किया जाएगा। और इस राम कथा में हमारी जो कथावाचक हैं, हम सभी के मंत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी देने वाली, सिखाने वाली गुरु दीदी स्वरूप आरती दीदी के सानिध्य में राम कथा चलेगी अगले 4 दिनों में। और ये कथा का आयोजन 13 जुलाई 2005 को दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले आपके इस भाई ने अपने इस 20वीं वर्षगांठ पे आप सभी के लिए राम कथा का आयोजन करवाया है। तो आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, इसी तरीके से अनुभवों से भरा ज्ञान मिलता रहे और ये फलता फूलता रहे ये प्रयास। चलिए अब हम चलते हैं चौपाल की। जैसे ही चौपाल तो आज मैं कुछ परिवारों से, मतलब सबका तो समय हम नहीं ले पाएंगे 1 घंटे में, लेकिन कुछ सवाल जवाब अगर किसी का प्रश्न हो हेल्थ से रिलेटेड, वो चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि उनका सवाल उस वक्त ले लिया जाए समय निकाल कर। और जब तक उधर सवाल नहीं आते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तब तक चौपाल में पहली बार या चौपाल नाम सुन के, चौपाल का लिंक सुन के ऐसे अनुभव कैसे किन किन को क्या रहा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे बंधन चिकित्सा के जनक, जिनसे हमें बंधन चिकित्सा सीखने को मिलती है, महेंद्र प्रसाद बर्नवाल चाचा जी, जो झारखंड के रांची और धनबाद के पास से बर्तन की दुकान चलाते हैं। उनसे हमने बंधन चिकित्सा सीखी और इनसे जानते हैं कि चौपाल सुनकर क्या लगा था। सवाल मेरे होंगे, जवाब चाचा जी के। जी चाचा जी। जी वंदे मातरम भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। और शादी की सालगिरह की आज 20वीं शादी की सालगिरह है भैया जी का। और तारीख है 13/7, जिसको टोटल करने से भी 20 होता है। 13/7 20। और भैया की शादी की सालगिरह का भी 20 हो चुका है। 20 साल, 20वां सालगिरह है शादी का। आज 21वां चढ़ा है 20 साल पूरा होने के बाद। तो आज के दिन हमारा ये चौपाल बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सच तो ये है कि जिस दिन चौपाल में जुड़ा था, तो ऐसा कुछ मुझे मुझे विशेष याद कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दुकान में चौपाल को चालू करके आराम से बैठ जाता था, सिर्फ देखता था, सुनता था, समझता था। बाकी कभी मैंने कभी ना हैंडल्स करने के लिए जाना, ना कुछ बोलने के लिए कभी माइक को खोला था। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता था। और दिल से टाइम होने के पहले ही अपना जुड़ करके हम हमेशा बैठ जाते थे कि आज की चौपाल क्या होगा, आज का क्या होगा। बस इतना ही याद है। लेकिन पहला दिन जब हम जुड़े थे, उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या हम कहे थे, किए थे, बस हमें कुछ याद नहीं हो गया। जी। लेकिन जब लेकिन पहली बार बहुत ही जुड़े थे, अच्छा लगता था जुड़ने। पहली बार जब जुड़े थे तो आपको क्या लगा था कि ये ड्रामा चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों का जो चौपाल के दरमियान जो बातचीत होता था,
ये हम बहुत सुनते थे और बहुत आनंद आता था। ये तो एक संजोग शायद हमको याद आ रहा है कि एक बहन जी का शायद कमर में कुछ दर्द था, जो अपने हैंडल्स करके वो उन्होंने बताया था कि मेरे कमर में दर्द है, और ये इस टाइप का करने से चमक जो हम कहते हैं ना कि हम उठाएं और मेरा चमक कमर में दर्द हो गया। तो जिसमें हमने हाथ से उठा करके हमने पूछा कि भैया हम इसको जो अभी अभी जो बोल के गई उनका हम हो सकता है कि कमर दर्द अभी का अभी ठीक कर दो, तो कैसे ठीक होगा? तो मंत्र चिकित्सा से तो मैंने यही शायद करके हमको ये याद आता है कि पहली मरतबा मैंने यही यहीं से शुरुआत मेरा हुआ था, जब हमने आपके अपनी चौपाल में कुछ बोलने के लिए शुरुआत किया था। यही मुझे याद आता है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ बस और लोगों की बहुतों की तरह जो हमारे चौपाल में जुड़ते तो हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अपना बात कुछ नहीं रख पाते हैं। उसी तरह से शुरुआती दौर में हमारे साथ भी यही हुआ था। जी। अब हम चलते हैं किन्हीं औरों का विचार लेने के लिए। जैसे कि पहली बार चौपाल में चौपाल का नाम सुन के चौपाल से जुड़ने वाले परिवारों के विचारों को, तो हमारे बीच में जो हम सभी के अभी साथ में हम लोग सब जनते हैं, उन्हीं की दो राय ले लें। महेंद्र चाचा जी के बाद चलते हैं हम हेमंत भाई के पास। हेमंत भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। आपने भी जब आए होंगे इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की, या किसी तरीके से जब आपको चौपाल के बारे में जानकारी मिली, तो आपको क्या लगा था? ये चौपाल क्या सोच के ज्वाइन किए थे? हेमंत भैया, जी भैया, वंदे मातरम। पहले मैं आप बताएं, आपको जब चौपाल का सुना गया था कि 8 बजे कुछ मीटिंग होगी या 7 बजे जो भी रहा होगा, तो जी जी चौपाल शब्द सुन के कैसा लगा था? भैया, इत्तेफाक है कि पता नहीं विचार की बातें हैं या क्यों है। 2020 में लॉकडाउन में जब हम बैठ करके जूम पर जब पहली बार जूम को डाउनलोड किए थे, तो क्या पता उसी समय मैं एक ग्रुप बनाया था। उसका नाम रखा था नेक्स्ट चौपाल, माने नेक्स्ट जनरेशन का चौपाल। उस ग्रुप का ही नाम टेलीग्राम में, वो अभी भी मेरा वो ग्रुप है, वो मेरा पहला ग्रुप, मतलब मैं टेलीग्राम भी उसी समय डाउनलोड किया था। और टेलीग्राम में वो पहला ग्रुप रखा था जिसका नाम रखा था नेक्स्ट चौपाल, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का चौपाल। बहुत सारे ने बिल्कुल चौंक गए कि ये क्या है। तो रेडियो पे सुना करते थे चौपाल, वहीं से मतलब क्योंकि लॉकडाउन था, किसी का चेहरा सामने आता नहीं था, तो वहीं से चौपाल वर्ड मतलब चुराए थे। और टेलीग्राम पे मतलब चौपाल हम लगाया करते थे। तो जब ये वर्ड आया आपका, तो मुझे लगा कि अरे चलो, मतलब दोबारा फिर से, मतलब क्योंकि बीच में ना मतलब चौपाल लगाना मैं बंद कर दिया था, तो लगा मुझे कि मेरे लाइफ में दोबारा फिर से चौपाल आ गया है। और संजोग ऐसा था कि वो अब जैसे लगता है कि 9 बजे का था, और मतलब मेरा टाइमिंग जो रखे थे पहले एकदम सेम टाइमिंग में ये आया था, 9 बजे का ही टाइमिंग था। तो मतलब बिल्कुल लगा कि मतलब मैं दोबारा फिर से आ गया हूँ चौपाल वर्ड के साथ आया था। तो चौपाल मतलब वहीं से हमने उठाया था और पहली बार। लेकिन जब इसमें आया था तो मतलब ये लगता था, क्योंकि जूम पे मैं बहुत बार रहा करता था, लेकिन यहाँ लगता था कि सो ये गोविंद भैया हैं और ये मोनिका दीदी है, दो का तो नाम बार बार आता था, दो व्यक्ति को बार बार देखते थे। लेकिन बाकी क्योंकि मैं भी बिल्कुल इसे नया था और उसमें सुनते थे, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जो मतलब मन में जो कहीं से कुछ क्वेश्चन उठता था ना, तो उसी दिन वो क्वेश्चन कहीं ना कोई पूछ लेता था। पता, क्योंकि मतलब इसलिए मुझे मतलब वह भी क्या, शुरुआती में 2-4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो 5 क्वेश्चन में मेरा ही क्वेश्चन एक वो रहना ही रहना था। तो मुझे कभी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं नोट कर लेता था। और वो मतलब जब आप कीप नोट बताए थे उस दिन से, तो कीप नोट पे जैसे कोई कोई का, जैसे जैसे आपने जब जितना देर आप बताते थे उतना ही देर में मैं टाइप कर लेता था। तो मैं कीप नोट पे उस समय से लिखना शुरू कर दिया था। तो बहुत अच्छा लगा था। तब मुझे लगा कि चलो चौपाल जुड़ करके बहुत अच्छा है। और उस दिन से मैं कभी भी मिस नहीं किया हूँ, एक भी दिन नागा नहीं है, मैं कहीं भी रहूं, मतलब वो किसी भी स्थिति में थे, मैं पुणे में रहा, कहीं भी गया, क्योंकि मैं अलार्म लगाना शुरू कर दिया था। बीच में मोबाइल जब खराब हुआ था तभी तो मिस हुआ था, क्योंकि उसके बाद नया मोबाइल जब आया, लेकिन तो अलार्म लगाना भूल गया। लेकिन फिर रिमाइंड हुआ तो यही रहा भैया। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब चलते हैं चौपाल की राय जानने के लिए आनंद शुक्ला भैया के पास। आनंद शुक्ला भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी भैया। ऐसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरी वजह से जो भी मीटिंग चल रही थी तो आप जुड़ रहे हो अलग बात है, लेकिन चौपाल शब्द से क्या संपर्क, चौपाल शब्द की वजह, उसकी वो खासियत बताइए, या जो भी आपके दिल में है चौपाल को लेके। भैया जब चौपाल, चूंकि मैं तो जुड़ा जुड़ा तो आपसे पहले से था, मीटिंग भी अटेंड करता था। लेकिन जो चौपाल शब्द है ना, जैसे गांव घर चट्टी पे बैठ के या चरपाई पे बैठ के लोग एक गप सरक्का करते थे, उसी बीच में सारी बातें होती हैं, पूरे देश विदेश अपने गांव घर सब की सुख दुख सब निकलता रहता है। वो चीजें जब चौपाल मतलब चौपाल शब्द आया तो ये लगा चला ये अपने जगह मतलब पुराने परंपराओं में हम लोग आ गए हैं, कम से कम एक जगह बैठ के गप सरक्का सारी चीजें आती रहेंगी। ये अपने आप में आकर्षित करने वाला शब्द है चौपाल। अपने आप मतलब ये इसका नाम सुनते ही वो आदमी खींचते चला जाता है कि यार चौपाल है, चलो अच्छा ठीक है, उसको चलते हैं देखते हैं। तो तो आनंद आया था भैया काफी लंबे अरसे से जुड़ते हुए चौपाल पे आते हुए, तो क्या आपने जो चौपाल की कल्पना सोची कि गांव घर में सुख दुख रातों रात बैठे बैठा मिनिस्टर बना देना, किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी बदलवा देना, ऐसे चौपाल पे चर्चाएं होनी, गांव समाज का पूरा फैसला कर देना, है शादी ब्याह करा देना, शादी ब्याह के रिश्ते तय करा देना, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे? हंसी मजाक, बातचीत, ज्ञान ये विज्ञान, देश रूप विदेश की रूप बातें। अब दरअसल क्या भैया, ये एक केंद्र बिंदु इसका है स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसके तहत जितने कार्य हैं सारे कार्य हो रहे हैं। बाकी तो थोड़ा सा भाई उसका अलग लीक है। अब ये अपना स्वास्थ्य संबंधित, इसलिए उस पर जितने गप सड़का भी हाँ हो जा रहा है, उसमें हाँ, कुछ लोग हंसी मजाक में दुख दुख भी दूर हो जा रहे हैं। भजन कीर्तन भी हो जा रहा है, चुटकुले भी हो जा रहे हैं, हर चीज हो जी जा रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं वो चौपाल पूरी तरह से सत्य है। हाँ बढ़िया है भैया, बढ़िया है, एकदम जी बढ़िया है। जी, बहुत जैसे एक होता बहुत। है ना कि केवल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलिए तो बोरियत समझ में आता है, इसमें किसी को बोर होने की जरूरत नहीं। यहाँ कभी कभी गुस्सा भी आता है, जैसे कि ज्यादा मैसेज आने लगे तो हाँ थोड़ा लगता है अरे यार बकवास हो रहा है, लेकिन फिर कहता है चलो आनंद आ रहा है, कोई बात नहीं है। जी जी। अब चलते हैं आगे अपनी राय लेने के लिए। अच्छा, नीतू महेश्वरी दीदी हैंड रेस करी हैं, ये भी ऐसे पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन चौपाल के बारे में इनकी राय भी जानते हैं। हाँ जी दीदी। भैया मेरा एक्चुअली मेरे को तो मीनिंग मालूम ही नहीं था चौपाल का। ठीक है, डेढ़ चार हर चौपाल है तो है, जुड़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि सारी लिंक्स वगैरह सबसे शेयर करती थी। तो मेरी एक दोस्त है, वो शायद सुमित आजाद जी के देखती रहती है वीडियो, बीआरसी के वीडियो देखती रहती है, डाइटिशियन है। तो उसने बोला ये चौपाल क्या होता है यार? कैसे बोलती थी मेरे को। मैंने कहा यार चौपाल, तो मैं तब तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो थोड़ी मान सम्मान वाली बात हो गई, उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। फिर थोड़ा गूगल सर्च किया तो अपनी बुद्धि लगाई। मेरे को मैंने कहा मेरे को और कुछ मालूम नहीं, ये मीटिंग भी नहीं बोलूंगी मैं। और ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग सब तरीके का मतलब कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर दुख सुख की बात भी होती है, तो उपचार भी होता है, भजन कीर्तन भी होता है, सब कुछ होता है। हम लोग 2 घंटे के लिए हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोग कहीं पर हैं। हम लोग अपने परिवार वालों को ही भूल जाते हैं, इतना हंसते खेलते मतलब आराम से दिन निकलता। मतलब यही चौपाल मेरे को समझ में आया तक, तो भी यही समझ मैंने तो यही बोला भैया। जी दीदी, बहुत सही तरीके से आपने समझाया उनको। आपका माइक शायद म्यूट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। और दीदी, आप लैपटॉप से जुड़ी हैं तो आज आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। ठीक है। हाँ। और अब चलते हैं हमारे बीच में और किसी की राय ले ले। ज्योति गुप्ता दीदी, ये जुड़ी थी। इनको किसी अपनी देशमुख बहन, शिव किरण बहन या देशमुख भाई जी ने इनको भेजा था। चौप कुछ बात करी होगी, तो ये भी चौपाल के बारे में अपने दो विचार रखेंगे। हैंड रेस करी थी शायद, तो अभी गायब हो गई। अच्छा, आ गई। हाथ उठाओ तो माइक अनम्यूट होता है, ऐसे नहीं तो ढूंढना पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ जी, वंदे माइक अनम्यूट हो गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं इस शब्द को सुन करके थोड़ा सा अचंभित थी। और क्योंकि उन्होंने, शंकरराव देशमुख सर ने हमें ये बताया कि सामूहिक मंत्र चिकित्सा होगी, शनिवार को, हर शनिवार को होती है, तो आप उसे जुड़िए
और उस टाइम पे मेरे बच्चे को बॉटल लगा हुआ था, मैं परेशान थी बहुत ज्यादा। और जब ये बात सामने आई तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि सामूहिक मंत्र चिकित्सा कैसे हो सकती है, कैसे करते होंगे, क्या होता होगा, ये थोड़ा सा मेरे मन में था। तो उत्सुकता बहुत ज्यादा थी, जानने की इच्छा थी। तो मैं बहुत उत्साहित प्रकार से करते हैं मंत्र चिकित्सा। और ये शब्द चौपाल से तो मैं इस शब्द से पहले से परिचित थी। चौपाल दैट मीन्स गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना और एक साथ होकर के अपने विचार अभिव्यक्त करना। ये था मेरे मन में कि शब्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस प्रकार से सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा करेंगे और कैसे लोगों को ये ठीक कर देते हैं, ऐसा क्या चलता है, ये इस बात को लेकर के मैं बहुत जिज्ञासु थी। और जब मैं जुड़ी और चाचा जी समझ आया कि इस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से लोग इकट्ठा भी होते हैं, और संख्या भी मैंने देखा था उस टाइम पे शायद लगभग 160 162 लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे समझ में आया कि इस प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं। और जूम मीटिंग से तो मैं परिचित थी, मैंने भी मीटिंग्स ली हैं, तो ये सब जानती थी। पर इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होगा और यहाँ से न सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसके विचार भी स्वच्छ होते हैं और मन सुदृढ़ बनता है। ये बात जान करके मैं बहुत बहुत हतप्रभ रही। और मुझे तब से लेकर के आज का दिन है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जरूर जुड़ूं। एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं नहीं जुड़ पाई, तो उसको मैंने, चूंकि मैं भूल गई थी, तो मैंने अपनी कॉपी में नोट करके रखा कि मुझे इस टाइम पे चौपाल से जुड़ना है। तो मैंने उसको फ्रंट में रखा, चिपका करके एक स्टिकर में मैंने पहले लिखा कि मुझे इस टाइम पे जुड़ना है। और मैंने उसको स्टिकर स्टिकर बना के रखा हुआ है, अभी भी लिखा है मेरी ये देखिए, अब तो मिट गया होगा, पर ये देखिए भैया जी, मैंने इसमें लिख के रखा हुआ था, यहाँ पे नीचे स्टिकर बनाया और लिख के रखा था कि मुझे जुड़ना है, मुझे समझना है चीजों को। और तब से लेकर के अब तक मैं जुड़ रही हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और कभी भी जो मन है वो विक्षिप्त नहीं होता, इधर उधर भटकता नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से जुड़ करके। और आत्मिक रूप से थोड़ी सी सुदृढ़ता भी आते जा रही है दिन प्रतिदिन। अंदर से आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ता आती है, संबंध सुदृढ़ होते जा रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत बहुत प्रभावित करती है भैया जी। धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया, मैं अपने विचार रख पाई। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बहन, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं 16 फरवरी से जुड़ी थी और उस दिन पहली बार मुझे ये लगा कि महेंद्र भैया ने जो हाथ की चित्र दिखाई थी, उस टाइम मेरा मतलब एक्टिव, मैं ये एक्टिविटी वगैरह बहुत करती थी, तो मैंने कहा ड्राइंग पर दिखा रहे हैं, बीमारी है। नेटवर्क में आ जाओ, नेटवर्क में, नेटवर्क में आ जाओ। दीदी जी 16 आगे फरवरी आगे को नहीं, 17 फरवरी को, 17 फरवरी को जुड़े थे पहली बार। नेटवर्क में आओ दीदी, संजू दीदी। चलिए, अब चलते हैं छोटे कर्णधार की ओर चलते हैं। संजू दीदी को दोबारा लेंगे जब वो नेटवर्क में आएंगे। छोटे कर्णधार। आगे तो, चल भैया। हाँ जी, बोलो दीदी। जी आपका आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, घर के बाहर जाओ, छत पे, बारिश में। जी भैया मैं दोबारा आती हूँ बाद में, आप और हाँ किसी को ले लो। जी भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे, सबसे छोटे से कर्णधार सुशील भाई। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम, सभी को जय श्री राधे राधे। और आज आपको पता ही है, जश्न की तैयारी होनी थी और भैया ने विषय दूसरा ले लिया, तो हमें आगे बढ़ना है। तो मोनिका दीदी ने मैं याद नहीं दिलाया कि आज भैया का दिन तो है, पर माइक गलत जगह चले गया। तो माइक मोनिका दीदी को अपने पास रखना था, पर वो खीर बनाने में व्यस्त हो गई है। तो कोई बात नहीं, खीर तो बाद में बनती रहेगी, हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। तो
आज का विषय है हमारा जश्न मनाने का, और भैया और भाभी के वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए सबको अपने भैया के जो विषय में जानकारी है, या चुटकुला है, या कोई भजन है, या कोई ऐसे आपके पास कोई है जिससे लोगों को हमें हंसी आए और आनंद आए, ऐसी आज चर्चा करनी है, ऐसी बातें करनी है। मोनिका दीदी, मैं प्रारंभ करता हूँ। आपको मैंने एक भजन भेजा था, वो आप चला दो दूसरे फोन से जैसे आप कह रहे थे, फिर मैं प्रयास करता हूँ। मुझे आप मुझे भेजो, मैं सिस्टम से चला देता हूँ, सिस्टम से सही आ जाएगा। चलो दीदी की, अच्छा आप फोन से चला दो, चला नहीं दो। ठीक है, नहीं, आप भेज दो, भैया को भेज दो। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जय श्री राधे। कोई बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सभी लोगों की दिली इच्छा थी कि अभी अभी तो दुल्हन से मुलाकात हो जाए। तुम्हारी यही रब से दुआ है हमारी, आवाज आई भैया क्या? जोड़ी की सलामत तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। जैसे चंदा और सूरज की जोड़ी, जैसे चंदा और सूरज की जोड़ी, ऐसी जोड़ी बनी है तुम्हारी। कभी टूटे न जोड़ी तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। रहे जोड़ी सलामत तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। जैसे बहती है गंगा की धारा, जैसे बहती है गंगा की धारा, वैसे बढ़ता रहे प्यारे तुम्हारा, वैसे बढ़ता रहे प्यारे तुम्हारा। कभी टूटे ना तुम्हारी यही, कभी टूटे न जोड़ी तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। रहे जोड़ी सलामत तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। सुख और दुख में तुम रह साथ रहना, सुख और दुख में तुम साथ रहना, खिली बगिया रहे ये तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। रहे जोड़ी सलामत तुम्हारी, रहे जोड़ी सलामत तुम्हारी, यही रब से दुआ है हमारी। जय श्री राधे राधे। ये था मेरा छोटा सा भजन, मैंने रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया, सुनाया, तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अन्य दीदी अपना भजन सुना सकते हैं, या कोई चुटकुला सुना सकते हैं, या कोई शेरो शायरी सुना सकते हैं, या भैया की शादी के कोई ऐसा कोई दोस्त जुड़ा हो, या ऐसा भाभी के कोई ऐसी सहेली जुड़ी हो जो उन दिनों की बातें शेयर कर सके, और या चुटकुला उनकी बातें कुछ ऐसी हंसी की सुना सके, तो अच्छा लगेगा जी भैया। और काश जी भैया, मैं सोच रहा था मोनिका दीदी कि जी भैया। आज के दिन गोविंद भैया की और भाभी की शादी होती, तो हम सबको भैया आमंत्रित करते, तो बारात कैसे सजती। आप कल्पना कीजिए, तो मोनिका दीदी अपना खाना वाना सब छोड़ के, ठीक है, और जीजा जी की गाड़ी में बैठ के चलती अपनी भाभी को लेने, और भैया की बारात में, और कैसे नाचती दीदी, कैसे नाचती। भैया जितना आवाज नाचना आता उतना पूरा कर ही देती।
और मेरे जैसा जो जाता बारात में तो क्या करता, कैसा डांस करता, वो सभी बता सकते हैं। अपने दोस्तों के शादी में कैसे डांस करते हैं, कोई नागिन डांस करता है, कोई सपेरा डांस करता है। ठीक है, आज मेरे यार की शादी है चल तो कोई इस गाने पे डांस करता है, तो कितना आनंद आता। तो भैया से हम पूछना चाहेंगे कि आपकी शादी में भी कोई ऐसा नाचने वाला मिला था कि सांप और नागिन बन के नीचे लेट के कोई नाचा हो? चल मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए, जब आप बात कर रहे तो मैंने कहा मैं ही थोड़ा सा दिखा दूं। प्रयास करो, एक मिनट बेटा। ये हमारे यहाँ ना दुल्हन को दुल्हन की फोटो जैसे कहते हैं ना, शादी तय होती है तो ये कैसे, मैं फोन से आऊंगा तभी पता चलेगा इससे सिस्टम पे। एक मिनट बेटा। हाँ, तो सबसे इधर वाली साड़ी वाली फोटो है भैया, नीले रंग वाली, इस पे आओ। ये हाँ, जो इस पे। ये जो कर्सर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो फोटो जो हिल रही है, ये फोटो, जी। ये फोटो 26 जून 2005 की है। 26 जून 2005 की। मैं 21 जून 2005 की शादी में हमारे दिल्ली में एक भाई हैं रवि गुप्ता, उनके शादी में मैं उनके गांव गया था गोरखपुर। तो वहां पे उनकी शादी में हम 21, 22, 23, 24, 25 रहा, और 25 की शाम को निकला मैं। और 26 तारीख को सुबह अपने दादाजी के, मेरे दादाजी का मठ है, कुटिया जिसे कहते हैं, जहानाबाद, जो भारत का मतलब बिहार में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उस जिले के रेलवे स्टेशन से, यानी डीएम कोठी से 500 मीटर की दूरी पर, और आउटर सिग्नल, जहानाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन का जो आउटर सिग्नल है, उससे 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी पर पटना गया के नेशनल हाईवे, उस पर कनौदी ग्राम में मेरे दादाजी की कुटिया है। तो कुटिया में पहुंचा, वहां पे कुटिया में पहुंच के दादाजी को प्रणाम वगैरह किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, कहाँ है, कब कब आए, कैसे आए, ये सारी चीजें बातचीत होने के बाद जो मंदिरों में प्रसाद भोजन वोजन का व्यवस्था होता है, भोजन करने के लिए, करने के बाद मेरे दादाजी मुझे बोले कि बाबू, मैंने कहा हाँ। कह रहे ये ना मेरा चेला है, इसकी 6 बहनें हैं, इसकी एक बहन का कल्याण करना है। मैंने कहा जी, जैसा आप कहें। मुझे नहीं पता, मैं उतनी समझ नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी 6 बहनें हैं, तो एक बहन से, एक बहन का कल्याण करना है, शादी करनी है आपको। दादाजी ने बोला, मैंने कहा हाँ जी ठीक है। अब ईमानदारी से बताऊं तो जैसी समझ होती है, अब उस वक्त कोई पिताजी कुछ बोले, माँ बाप बड़े बुजुर्ग बोले तो कोई कुछ बोलेगा थोड़ी, हाँ जी कर देगा। तो मैंने हाँ जी बोल दिया, हाँ 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 कोई बात नहीं, जैसा आप कहें, मैंने यही बोला। तो दादाजी ने बोला कि पैसा ना हाथ का मैल होता है, पैसा हाथ का मैल होता है, वो तो फिर आ जाएगा। मैंने कहा मतलब, करे दहेज, दहेज नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जी दहेज, आखिर क्या आपको सभी को मालूम है कि बिहार में थोड़ी सी दहेज प्रथा रहती है, और हर हर किसी की। मैंने कहा जी मुझे आप जैसा कहें, मुझे कोई एतराज नहीं, तो ठीक है। और इसके ममेरे भाई और इनके जो सगे भाई जो दादाजी की सेवा कर रहे थे, अखिलेश जी, वो दोनों आए और बैठ के बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी ठीक है, दादाजी ने बोला कि ये पोता है और ये तैयार हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप आगे का वो करो। मुश्किल से 10:30 बजे मैं पहुंचा था, 9 बजे पहुंचा था, 10:30 बजे 13 जुलाई की डेट निकल गई, मतलब मेरी शादी तय हो गई। 13 जुलाई को उन्होंने रखा कि शादी होगी। और जब इन्होंने बोला कि कोई दहेज वेज नहीं मिला, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आ, शादी ना मंदिर में करेंगे। और दादाजी की उस मंदिर में अभी तक विवाह किसी का नहीं हुआ था। तो मैंने कहा मेरी शादी इसी मंदिर में होगा। तो उससे उसके पीछे मेरा लोभ लालच क्या था कि
अब क्या है कि दहेज मिलेगा नहीं, तो भाई बराती उराती का खर्चा और ये ताम झाम नाच गाने बैंड बाजा, ये सब का खर्चा कौन करे, यहीं मंदिर में शादी कर लो तो बच जाएगा। मतलब ये भी एक और एक यादगार बन जाएगी कि मेरे दादाजी के मंदिर में मेरी शादी हुई है। इस तरीके से 13 जुलाई की डेट रखी गई, और जैसे 10:30 बजे दादाजी ने पोथी पत्रा निकाल के, जन्म पत्री सारा निकाल के, उन्होंने कहा 13 जुलाई की शादी तय। 26 जून, 13 जुलाई। और उसी वक्त उनके ममेरे भाई ने मुझे 11,000 रुपये पकड़ा दिए, 11,000 रुपये, और साथ में बोले कि एक मोटरसाइकिल देंगे, सोने की चेन देंगे, कपड़े का पैसा देंगे, और 1.25 लाख रुपया देंगे। मतलब भाई पैसे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन दहेज नहीं मिलेगा, मतलब आपको मुंह मांगी रकम नहीं मिलेगी। फिर मैंने मम्मी को फोन किया 10:30 के जैसी डेट फाइनल हो गई, तो मैंने मम्मी को अपनी माता जी को फोन किया। बोकारो में उस वक्त थी, पंचायत में। मैंने पापा की पोस्टिंग हैदराबाद में, बेलमपल्ली में। मम्मी को फोन किया कि शादी तय हो गया मेरा। तो मम्मी को तो झटका लगा होगा सुन के पूरी बात, तो खैर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारा बोल जाते हैं। लेकिन अगर खाली इतना बोलता कि मेरी शादी तय हो गई है तो झटका जरूर लगता। लेकिन मैंने साथ में बोला कि वो बाबा शादी तय कर दिए हैं यहीं नदौल मठिया पे। नदौल मठिया तो मम्मी का जो मायका है वो सलेमपुर है, और ससुराल जो है मेरा नदौल मठिया। और दोनों के बीच की दूरी में सिर्फ 50 खेतों का, 70 खेतों की दूरी है। 70 बड़े खेत अगर देखे जाए तो उतनी दूरी है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। एक गांव से दूसरा गांव दिखाई देता है, बीच में एक छोटा सा नदौल पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मम्मी ने बोला, तो बाबा जो कर दिए तो अच्छा है, बाबा जो करेंगे वो सब बढ़िया करेंगे। तो हमारे घर में बाबा का मतलब बाबा ने कर दिया, तो जो कर दिया वो तो बढ़िया करेंगे। तो उनके उनके फैसलों को कोई टाल नहीं सकता। तो मम्मी तैयार हो गई। मम्मी ने पिताजी को फोन करी। पिताजी गुस्से में लाल पीले। ठीक है, पिताजी गुस्से में लाल पीले कह रहे हैं। अब पिताजी का गुस्सा करना अपनी जगह पे जाए, क्योंकि इधर उनको ट्रांसफर हो गया, वो बेलमपल्ली चले गए हैं, और परिवार मतलब उधर पंचायत में है, और इधर से शादी का वो कर दिया है। और उधर जहानाबाद में जो दादाजी के मंदिर के ठीक सामने थोड़ी दूरी पे रोड के दूसरी तरफ पिताजी ने 2 कट्ठा जमीन लेकर, लगभग 300 गज जमीन बोली जाती है, 305 गज बिहार के हिसाब से, वो जमीन लेके उसमें मकान बनाने के लिए सिर्फ नीचे का जो कहते हैं ना लिंटर डला हुआ था, नींव डली हुई थी। वो बड़े भाई की शादी 2003 में हुई थी, उस वक्त वो डली थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था और वो ऐसे ही डला हुआ था। तो मैंने यहाँ तक की जो बात हो रही है, पिताजी नाराज हो गए, कह रहे लोग बैठे बैठाए सर पे मलामत ले लिया। अभी तो खर्चा है, खर्चा हुआ है, बड़े भाई की शादी हुई है, बड़े भाई की शादी में सारा खर्चा पिताजी ने किया था, क्योंकि बड़े भाई को शादी की तरफ से उधर से ससुराल पक्ष से जो भी मिलना था, उन्होंने लड़की के नाम पे जमीन दी थी टाटा में, जमशेदपुर में टाटा नगर में उन्होंने जमीन लिखी दी थी, पैसे नहीं दिए थे। तो बड़े भाई की शादी में पिताजी की कमर टूट चुकी थी। तो उन्होंने कहा एक और मलामत, और फिर दादाजी ने ऐसा कर दिया कि वहां से मिलना भी कुछ नहीं। और बिहार में ऐसे ही होता है कि भाई तो सोने पे सुहागा। तो फिर भी उन्होंने कहा, फिर वही बात है कि हमारे यहाँ दादाजी बाबा जो बोल दिए, तो बाबा बोले तो सब पार लग जाएगा। उन्होंने बोला, जब उन्होंने कह दिया तो सब पार लग जाएगा। जब पता चला कि मंदिर में शादी है तो पिताजी को शांति मिली होगी कि चल भाई थोड़ा सा खर्चा कम हुआ। ठीक है, इस फिर 1:30 बज गया। तो 1:30 बजे तो इनका ममेरा भतीजा, मतलब ममेरे भाई का लड़का जो हमारी उम्र का था, मनोज नाम। तो मैं अपने छोटे भाई को बोला, अपने छोटे भाई को, कि मनोज को बोल कि लड़की देखनी है। ठीक है, अब डेट तो फाइनल हो गई। भाई दिल्ली में रहा मैं, भाई लड़की तो देखें कैसी है, कोई लड़की क्योंकि लड़की तो किसी ने देखी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है शाम को चलते हैं। अब भाई अब वही अंधेरे में, वो भी चाह रहे थे कि अंधेरे में जाएं ताकि गांव समाज को ना पता चले कि अनजान लड़के 2 आए हैं इस गांव में या उसके घर में। ऐसा कुछ जो भी होगा, जो सोच होगी, सावधारणाएं होंगी। उसके बाद 5 बजे के आसपास वो मोटरसाइकिल पे हम लोग गए, उन्हीं के मोटरसाइकिल पे मैं, मेरा छोटा भाई। और आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। भैया समय आ कम रही रह है गया है आप आ रही है ये तो आ पूरा रही है। अरे कोई बात नहीं। तो आ उसके रही बाद है, हम अभी चलने दो। उसके बाद हम गए मोटरसाइकिल पे, तो वहां गए लड़का, हमने जैसे लड़की दिखाने का रिवाज होता है,
तो यहाँ हमारे यहाँ तो लड़की देखने का रिवाज होता है, बड़े बुजुर्ग जाते हैं। यहाँ तो पहली बार उसके गांव समाज में भाई लड़का दूल्हा ही पहुंच गया, ठीक है। लेकिन बाकियों को शायद उनके घर के समाज को नहीं मालूम था कि दूल्हा है। उन लोगों ने बोला, वो जो भी बोला होगा अलग बात है, लेकिन हम तीनों जाके अपना लेकिन ये जो फोटो देख रहे हैं, मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं था, साफ सी बात है। और उस वक्त जियो का मेरे पास फोन होता था, रिलायंस का, जियो नहीं रिलायंस का फोन होता था, तो एक फोन दे के आ गया था। मतलब भांजे को मैं कहा ये फोन दे देना, लेकिन वो फोन पे मेरी कभी बात हुई नहीं, ठीक है। वो फोन के मतलब बेकार गया, ठीक है। उसके बाद रात की ट्रेन पकड़ के, क्योंकि पिताजी मम्मी उधर थी, तो मैंने कहा अब यहाँ क्या रुकना, नानी घर गया, नानी घर से बातचीत करी और वहां से मैं दिल्ली आ गया। और छोटे भाई को बोला कि जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसे से इस मकान में हाथ लगा देना, मकान रुकना नहीं चाहिए, अभी इस पैसे से मकान में हाथ लग जाएगा। मैं यहाँ जहाँ नौकरी करता था दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली आके बोला जी मेरी शादी है, मैं 13 तारीख को दोबारा शादी है तो मैं जाऊंगा। तो 11 तारीख की मैंने टिकट कटाई बिहार वापसी की, ठीक है। इस बीच में शादी का कार्ड वगैरह छपवाया और लड़की का नाम पूछा तो उन्होंने बोला नीलम, ठीक है। तो मेरे को सुनने में नीलम आया और मैंने शादी के कार्ड पे नीलम छपवा दिया, नीलम, NEELAM, ठीक है। कार्ड छप गया, बट गया, सारी चीजें हो गई। जब हम लोग पास में आए, दिल्ली आए, तो जब मैंने इसका नाम देखा सर्टिफिकेट पे, तो नाम था लीलम, LEELAM, लीलम, ठीक है। तो ये त्रुटि हुई, लेकिन शादी हुई नीलम इससे। उसके बाद जब हम वहाँ पे बारात वाले 13 तारीख की, अब कुछ यादें डालता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा दिल्ली रहता था तो वहाँ पे क्या था कि बिस्तर बहुत ही क्या कहते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं दिल्ली में, प्लास्टिक की फोल्डिंग होती है लक्कड़ वाली, वो रख रखा था। गैस चूल्हा छोटा सा था, तो मैंने कहा सिलेंडर छोटा सा था, मैंने कहा भाई अब शादी होने वाली है, तो कोहली टेलर्स के पास गया। मैंने कहा भाई मेरे को ना 3 पीस कोट पैंट सिल दो। तो आप विश्वास नहीं करोगे, कपड़े के लिए मुझे 10,000 रुपये मिले थे, मैंने मात्र 1,300 रुपये का कोट पैंट सिलवाया था। मतलब पैसों को बचाया, भाई एक दिन तो पहनना है, 1,300 रुपये का कोट पैंट सिलवाया। और बाकी पैसों का गैस चूल्हा, बड़े वाला 2 मुंह वाला चूल्हा, बड़े वाला सिलेंडर, ठीक है, और एक बेड, ये घर में तैयारी करी, लेके रख दिया, ताकि आए तो पता चले कि हाँ भाई कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैं चला गया गांव और कुछ चीजें खरीदारी करी यहाँ से, कपड़े वपड़े, जो मैं अपने दोस्त को बोला भाई शादी है, लड़की के लिए कपड़े खरीदते हैं, तो तिलक बाजार गए। और तिलक बाजार, ये तिलक बाजार नहीं, तिलक नगर, तिलक नगर आए, तिलक नगर से कपड़े खरीदे, साड़ी खरीदी, 4,500 रुपये की साड़ी खरीदी। तो मैंने कहा लड़की के लिए 4,500 की, तो भाभी हैं उनको भी चाहिए, बहनें हैं उनको भी चाहिए, तो उन सभी के लिए भी साड़ी वगैरह खरीद के, सामान वगैरह खरीद के, ऑफिस से 25-30 हज़ार रुपये लिए, यहाँ पे कुछ दोस्त थे उन सभी से पैसे लिए। और मसौड़ी में रवि रंजन बड़े अच्छे से जानता है, प्रभात मेरा दोस्त था, तो उसकी ज्वेलरी की दुकान थी। फिर मेरी मम्मी वगैरह आ गई, उन लोगों को बोला कि आप लोग जाओ, जो भी ज्वेलरी बनवाना होगा उसकी दुकान से बनवा लेना, पैसे मत देना, मैं आके बात कर लूंगा। लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सब वो फोन पे ही, थोड़ा बहुत फोन उस टाइम पे उतना जमाना। तो फिर मैं वहां पहुंच के एक एक दिन में ही सारी चीजें, मिठाई के लिए मैं पटना गया, एक मौसी थी उनके जीजा जी, दामाद का काम मिठाई का था, तो भाई मंदिर में जो आएंगे उनको मिठाई चाहिए, तो सारी मिठाइयाँ वगैरह खरीद के वहां से लाया। शादी वाले दिन पूरी सब्जी और बुनिया बना। बारिश इतनी हुई, इतनी बारिश हुई कि मैं बैठा हुआ था और नीचे पानी, 2 इंच पानी, मतलब पीढ़े पे बैठना होता था, पीढ़ा डूबा हुआ था बरसात में, और ऊपर से टेंट लगा हुआ था, वाटर प्रूफ भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पानी नीचे से पूरा झलझल झलझल। और मंदिर जो आप देख रहे हैं, और ये जो दूसरी फोटो देख रहे हैं, जिस पे फोटो को मैं हिला रहा हूँ, ये है दूल्हे वाले दिन की शक्ल मेरी उतरी हुई, ठीक है। इस पे आप गौर कीजिए, इस फोटो पे, मतलब जो भी है जैसा भी है, ये दिन में 13 तारीख की है, जब लड़के को तिलक चढ़ाया जाता है, तो उस वक्त तिलक के लिए जा रहा था, तो उस वक्त की ये फोटो है जो आप देख रहे हैं, व्हाइट शर्ट पैंट और ये सारा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हाँ सफेद से लगता ही नहीं है। हाँ, और दूसरी साइड जो देख रहे हैं मेरा बड़ा भाई है, जो उसी दिन आए थे, शादी वाले दिन ही 13 तारीख को पहुंचे थे। बड़े भाई जो नेवी में उस वक्त पोस्टिंग में थे, और अभी पुणे में एज ए गैजेटेड ऑफिसर, मतलब DRD, मतलब ऐसे कोई डिफेंस के किसी पोस्ट में है,
जहां से सैलरी बांटी जाती है, मतलब सभी को सैलरी रिलीज करी जाती है। उसमें गैजेटेड ऑफिसर है। 3 अलग अलग बैंकों के मैनेजर की नौकरी इन्होंने छोड़ने के बाद, मतलब नेवी से रिटायर होने के बाद 15 साल की नेवी में नौकरी करी एज ए मेडिकल असिस्टेंट। उसके बाद वहां से छोड़ने के बाद मैं मेडिकल में बैंकिंग सेक्टर में इनकी जॉब लगी, मैनेजर के पोस्ट पे, पीओ पास करी, सारी चीजें, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। बाद में वो पुणे में सेटल हो गए। पुणे में इनकी जॉब है। ये मेरे बड़े भाई। और पीछे मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। यही सारी चीजें हैं। ये मेरी सबसे छोटी बिटिया है धानवी। ये मेरी फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो को जो हिलाया है 2001 की फोटो है। ये आशी जब 5-6 महीने की थी तब की फोटो है। हाँ, ऐसी कुछ तस्वीरें हैं। ये मेरी फोटो 2017 की है। 2017 की, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था उस वक्त की है। भैया और आपका आयुष का बहुत एकदम और ये आयुष है, ठीक है। और जिसकी वजह से मैं दिल्ली पहुंचा, उस शख्स को कोई नहीं कभी नहीं भूलूंगा। उसको मैं दिखाता हूँ, शायद दिख जाए तो। ये है मेरा दोस्त वरुण लंगोटिया यार, जिसे कहते हैं। 8वीं क्लास से आज भी हम साथ में हैं। मैं सबसे पहले इंदौर गया था। जब इसको फोन किया तो कहता है पागल है, तो यहाँ आ जा, दिल्ली आ जा। मैं हूं ना, तो मैं दिल्ली आया था। तो इसके घर में रहता था, इसके जहाँ क्वार्टर में रहता था किराए पे, वहां पे साथ में रहा। फिर कुछ दिन इसके घर में रहा। इसका घर बना हमारे आंखों के सामने, श्याम विहार नजफगढ़ में। फिर इस पे अभी तक हमारा साथ हमेशा है। और ये ये वो दोस्त है जिसको बहुत सारी चीजें बचपन की और सबके साथ मिले हैं, मालूम है ऐसी। और ये धर्मपत्नी की फोटो उस वक्त की है जब आशी 4 महीने की थी पेट में। और ये कुछ छाया चित्र यादगार। ये 2016 की फोटो है। ये हाँ, पेड़ नहीं बेटा, ये पूर्व शिमला में कोई जगह है जहाँ पे एक पेड़ में बीच में छेद था, उसके बीच में फोटो खिंचवाए थे। और ये सूरत में जब हम शिविर करने गए थे सुरेश भाई जी के सानिध्य में, वहाँ की क्रिकेट के मैदान में, तो वापसी में ट्रेन की फोटो है। ये अभी पिछले इसी साल जब हम लोग गांव गए थे तो घर की फोटो है। मम्मी सब चीज काट रही है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं। ये बॉम्बे का है, जब 2013 में बॉम्बे पहली बार गए थे घूमने। तो खट्टी मीठी यादों के साथ बहुत अच्छा रहा, जो भी है सब बढ़िया। हाँ। और सबसे मजे की बात, 13 जुलाई से जो बारिश शुरू हुई थी, 13 जुलाई से जो बारिश शुरू हुई थी, वो 20 जुलाई तक लगातार चली। और मेरे भाई की शादी जब हुई और वो भाभी भी अपने जो ससुराल जो है, जो गांव का ससुराल है, वहां नहीं गई थी। तो हमारे गांव में, हमारे घर में एक ही दिन में 2 दुल्हनें उतरी थी, बड़ी और छोटी दोनों, बीच वाली और बड़ी वाली उसी दिन पहुंची थी। बारिश इतनी हुई थी कि रोड से, गांव जाने का रोड नहीं था, तो पूरा पानी पानी। और डोली पे, जैसे कहते हैं डोली, कहार पे लेके गया था। और जैसे ही घर में एंट्री होने के बाद जो बारिश शुरू हुई, तो 7 दिन तक लगातार बारिश चली। और 21 तारीख को, 20 तारीख को बहु भोज रखा गया था कि बहु भोज देंगे। तो हमारे यहाँ कुछ 4 दिन के बाद होता है रिवाज कि ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद बहु भोज रखा गया था, तो बहु भोज वाले दिन बारिश छूट गई थी, ठीक है। और वो भयंकर बारिश, और 22 जुलाई को दिल्ली वापस आया परिवार को लेके। और कुछ यादें ऐसे कॉमन रही। 13 जुलाई 2005 में मैं पहली बार दिल्ली आया था। 13 जुलाई 2005 में मैं पहली बार दिल्ली आया था, क्योंकि 19 जुलाई को मेरा रेलवे का इंटरव्यू था। रेलवे में जब 10वीं में आप पढ़ते हैं तो वोकेशनल कोर्स के तहत पे एक एग्जाम होता है, जिसमें टीसी, टिकट कलेक्टर बनने का होता है। तो वो मैंने एग्जाम पास किया था अपनी तरफ से। तो उसका एग्जाम देने की जो डेट थी, तो उस दिन जब मैं आया था तो 13 जुलाई को आया था, ठीक है। 13 जुलाई के साथ और जुलाई के महीने के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें। 13 जुलाई में ही, जुलाई के महीने में ही मेरी बिटिया भी आई, बड़ी वाली आशी, ठीक है।
भैया जी वो है ना, पानी 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 वो वाला सीन था। आज तक चल रहा है भैया जी। 20 साल में ऐसा दिन भी कभी आया जिस दिन पानी पानी नहीं हुआ? आज भी बारिश हो रही है दिल्ली में, ठीक है। अभी मतलब हर साल 13 जुलाई को बारिश होती है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, 13 जुलाई को बारिश होगी होगी। भैया आपने ना हांडी चाटी है, हमारे हरियाणा में कहते हैं, जिसने कढ़ाई चाटी हो, जिसने लास्ट में भोजन जो करता है और जो थाली में डाल के ना खाए, जिस बर्तन में बना हो, पहले हांडी में बनता था, तो कहते हैं हांडी चाट रहा है तेरी शादी में, कढ़ाई में चाट रहा है तो तेरी शादी में ब्याह में आंधी बारिश आएगी। ठीक है हाँ खाना। जी, जी ये बहन, ये तेरा तो बात कुछ सच नहीं है, जाएगा, ये बात सच है। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा कि तेरे तो दुल्हन के खुशी में तू तो भूखा रह जाएगा, पर जो बाराती तेरे साथ गए उनको भूख मारेगा। हमारे ये कहावत है, और ये भैया आपने खुद नहीं बताई। ये बात आपने सच भैया है। पक्की आंधियां चाटी है। जी बहन, ये बात सच है कि मेरे घर में क्या होता है, खाना बनता था तो मैं इतना शरीफ बच्चा था कि खाने के टाइम पे पहुंचता नहीं था, ठीक है। तो मुझे आखिरी के बर्तन ही मिलते थे, तो वही मैं तो और भैया आपका तो कुछ नहीं गया, दही आपको का तो बहुत आंधी बड़ा चाट के चट्टन दे था, देगा। दही चोर था, दही चट्टन था। मतलब मेरी सारी मासियों में फेमस था कि अगर ये गांव आ रहा है तो इसके लिए कुछ भी ना हो तो दही जमा के रखो, दही जमा के रखो। सब बोलते थे दही खाते हो। हाँ, दूध से ज्यादा दही में प्रेम रहा है बचपन से ही। तो मैं तो खट्टी दही भी खाता, लेकिन अब अलग बात है नहीं वो, लेकिन शुरू में दही बहुत। और चाटने की बात है तो इस बात सच है, वो मेरे नसीब में ऐसा था कि मैं काम ही ऐसा करता था कि मुझे बर्तन ही चाटने पड़ते थे, तो ठीक है। भैया आपका तो कुछ नहीं गया, पर जो साथ लेके गए थे भूखे वो रहे, और पानी 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 में सब बहता जा रहा है। ये हुआ। और और मतलब भैया ये 8 बज के 2 मिनट ये कहूंगा कि दादाजी के आशीर्वाद से बहुत ही अनमोल चीज मिला। आपको एक सच्ची एक बात और बताना भूल गया। इस बीच में मैं दादाजी के पास 26 तारीख को तो पहुंचा था, लेकिन मैं 25 तारीख को मेरी माता जी ने, मेरी बुआ ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा था, उसको देखने में दानापुर गया था, ठीक है। दानापुर, ठीक है। लेकिन वहां पे मेरे जानकार थे तो मैंने उनको बोला कि ऐसे से है, एक लड़की है और उनका कोई भाई नहीं है। तो धन का जो लोभ होता है ना, धन का लोभ, जिसका भाई नहीं तो उसका सारा धन तो उसी का होगा, और एक ही बेटी है। तो मैं उनके यहाँ गया तो उनको फोन किया कि भैया दीदी ऐसी सी बात है आपके दानापुर में। तो क्या है, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तू आजा, मैं तेरे को लड़की दिखा दूंगा अपने घर से चोरी चुपके, ठीक है। तो जब हम वहाँ पहुंचे, मैं 25 तारीख को जब पटना उतरा था गोरखपुर से, मतलब ऐसे पहुंच के, तो मैं वहां को पहुंचा तो रात को मैं दीदी के यहाँ रुक रहा था, तो क्यों लड़की देखनी थी, तो भाई अब जब निकलेगी तो तभी दिखेगा ना। ये थोड़ी बात याद आ गई तो मैं बता दूं। तो मेरे को सिर्फ एक ही बात मेरी माता जी ने बोला कि बेटा ऐसा ना, दूसरे के धन से धन नहीं होता। तो मैंने वो लड़की देखी नहीं और वापस आ गया, मतलब उस दिन रात को रहा, लेकिन देखा नहीं। लेकिन जो दीदी थी उन्होंने ये बात बोली मेरे को बाद में कि मतलब थोड़ी सांवली है। मैंने कहा चलो जो भी है अलग बात है। जब मेरी शादी तय हुई तो मैं उनकी दीदी को बता निमंत्रण देने गया था कि मेरी शादी तय हो गई है तो आप आइएगा। तो कहते हैं कि अच्छा वो जो लड़की जिसको बात करते उसी से, मैं कहा नहीं किसी और से करे, वो तो सांवली थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शामली मतलब वो बात रात गई बात गई। लेकिन एक एक ट्रेजेडी ये भी हुआ था कि 25 तारीख को, लेकिन जहां होना होता है होनी वहीं होता है। और नहीं भैया, होने नहीं दादाजी का देते। अनमोल उपहार है, अनमोल उपहार, पर नीलम दीदी ने ठीक है। अनमोल उपहार है, नाम भी अलग है। नीलम दुनिया में सुना, लीलम। नीलम देवी लीलम देवी, इसमें कोई शक नहीं। और आज जो भैया की अब कहानी हमारे सुनी, 8 बज गया है, शायद आरती दीदी का आने का समय भी हो गया होगा। एक मिनट मैं आरती दीदी से पूछ लूं, बात कर लो। जी भैया। तो सबसे ज्यादा बोलना वो क्या कब बेटा, होगी। क्या तू 18 फरवरी को आई है। ये तो मेरा कान नाक सब खींच के रखती है। ये हाँ, सबसे लाडली, सबसे लाडली। आशी मेरी प्यार, बेटा, आशी बिटू। आते आराम भैया से। एक पर्सन आ रखा है, ज्योति गुप्ता दीदी का, हाँ वो उसका ले जवाब लेते दे हैं, दीजिए। चलता है।
भैया जी बाल सफेद होना शुरू कब हुए, उम्र क्या थी? एक मिनट सवाल ले लेते हैं, सवालों का जवाब भी देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं उन दिन में। आज हमारे लड़के घंटे से वर्षा हो रही है, सही बात है, अपने धन से धन भला पूछ। आज हमारे लड़के लिए क्या है? भैया जी बाल भैया सफेद वो होना शुरू हुआ तब मैंने उम्र पढ़ क्या दिया, थी? इसका जवाब तब दो। उम्र थी मेरी 13 साल। 13 साल की उम्र में 8वीं क्लास में। शायद आप लोग को ये पता हो ना हो, मैं एक ऐसा शख्स हूँ भारत का जिसको 10 साल की उम्र में 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने नहीं आती थी, बोलनी आती थी, वो अलग बात है। क ख ग पूरा लिखना नहीं आता था। लेकिन 92 में मैंने 8वीं क्लास में एडमिशन लिया था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैं अपने पिताजी को बोलता था, जब भी पढ़ने के लिए पीटते थे तो मैं कहता था गांव छोड़ दो, मैं भैंस चराऊंगा, मट्ठा खाऊंगा। ठीक है। तो पढ़ने का शौकीन नहीं था, और जब पढ़ने की ललक लगी तो मैंने 1 साल में 5 क्लासें पास करी थी। मतलब 89 में मेरे को हॉस्टल में रखा गया था, पालीगंज में, धरहरा में। और वहां पे 1 साल में 90 में मैंने सैनिक स्कूल तिलैया और नवोदय स्कूल का एग्जाम जो होता है वो पास आउट किया था, और नेत्रहाट पास आउट किया था। लेकिन उन सभी भैया जगहों पे एडमिशन नहीं हुआ दीदी क्योंकि कुछ और ही होना दीदी था। भैया दीदी ये पूछ रही है कि आपके बाल सफेद होने कब शुरू हुए थे और आपकी शादी में उम्र क्या थी? शादी में उम्र 25 साल, बाल सफेद होना शुरू हुआ था 13 साल की उम्र में। तो इसका मतलब भैया जब दुल्हन देखने के लिए गए थे तब आप ऐसे ही थे, नहीं सफेद उतने बालों सफेद वाले? नहीं, मतलब सफेद होने शुरू हुए थे। पूरे सफेद तो अब हुए हैं 2018 के बाद। 2018 के 2000 हाँ 2018 के बाद बाल सफेद हो गए, क्योंकि मैंने फिर कलर करना छोड़ दिया। तो फिर वो सफेद होना थोड़ा सा जो दिखता था, बीच में हो रहे होंगे तो कलर कर लेता था तो पता नहीं चलता था। मतलब 2016 में आधे बाल सफेद थे, आधे नहीं थे। रेखा दीदी। आपका जन्म भैया 1989 79 79 का बर्थ है, 6 अगस्त जन्म। 1979 का जन्म है। मतलब अगले सभी महीने। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। हम सुबह में नहीं जुड़ पाए थे, कहीं ऐसे जगह चले गए थे जिसके कारण से हम ये भैया को बधाई नहीं दे पाए। भैया और भाभी को मैरिज एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई हो। हम इन 8 दिनों में अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए ये शंख बजाना सीख रहे हैं, तो भैया और भाभी के शादी पे हम इसको बजाना चाहते हैं। बजाएं? जी दीदी। जी दीदी जरूर बजाएं, पर ये जूम लेता नहीं, आवाज नहीं लेता। नहीं लेता है? नहीं लेता देखते हैं बजा के। जी बजाइए। दीदी। ले रहा है? थोड़ा थोड़ा ले रहा, आप बजा वो लीजिए। शुरुआत होता है, तुर तुर वाली शुरुआत होती है, वो ले लेता है, उसके बाद नहीं। लिया? हाँ जी हाँ जी। लिया दीदी, बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया। और सुशील भैया के जैसा हम भी एक छोटा सा कुछ लिखे हैं भैया भाभी के लिए, उसको थोड़ा सा 2 लाइन में बोलना चाहते हैं। देखो देखो चौपाल में खुशियां मैंने तो आ बहुत कुछ गई लिखा हुआ है। है। देखो देखो चौपाल में खुशियां आ गई है। मेरे भैया और भाभी की वर्षगांठ आ रही है। सैनिटरी नैपकिन की बौछार हो रही है। मेरे भैया और भाभी की वर्षगांठ आ गई है। मेथी सौंठ अजवाइन के गुड़ और मेथी सौंठ अजवाइन गुड़ के लड्डू पेड़े बन रहे हैं। चौपाल में खुशियां आ गई है। आरती दीदी के द्वारा रामायण कथा हो रही है। मेरे भैया और भाभी की वर्षगांठ आ गई है। चौपाल में खुशियां, देखो देखो चौपाल में खुशियां आ गई है। थैंक यू भैया बोलने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमको शंख बजाना भी आ गया भैया, बहुत अच्छे तरीके से पूजा के समय सुबह शाम बजाते हैं जी अपने हार्मोन को ठीक रखने के लिए।
पूनम थैंक बहन यू भैया। झारखंड से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो हैंड रेस कर लीजिएगा, पूनम बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। आपने जो अपने शब्द भेजे थे आवाज, अगर आप जी यही कर लें तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो मुझे चलाना सुनाना पड़ेगा, जैसे आप उचित समझें। आपकी रिकॉर्डिंग चला दूं या आप दोबारा बोल रही हैं? चला दीजिए भैया जी। ठीक है। व्हाट्सएप पे टैग करना, कौन से वाले नंबर पे भेजी थी दीदी? 99 वाले पे या 8130 वाले पे? वो तो पता नहीं, मैं अपना नंबर बोल दे रही हूँ। बोलिए। 9546015150। 9546 015150। 015150। ठीक है, क्या बात है नंबर। हर दुआ हो पूरी, हर सपना साकार हो, खुशियाँ का पैगाम मिले, शादी की सालगिरह जितनी बार हो, शादी की सालगिरह जितनी बार हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर सौ सौ बार बधाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, सुव्यवस्थित गृहस्थ आपका सुसंतान को पाए हैं, सुव्यवस्थित गृहस्थ आपका सुसंतान को पाए हैं। चलो सदा सुख की राहों पर, चलो सदा सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। रहे परस्पर प्रेम पूर्वक हर व्यक्ति परिवार में, कभी कोई बाधा ना आए शुद्ध पवित्र विचार में, कभी कोई बाधा ना आए शुद्ध पवित्र विचार में। तन मन धन से सभी जनों की सेवा और भलाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर सौ सौ बार बधाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। तंदुरुस्ती का तुम दोनों को जीवन का आधार मिले, सब इच्छाएं पूरी हो, वृद्ध जनों का प्यार मिले, सब इच्छाएं पूरी हो, बहन जनों का प्यार मिले। जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। जीवन स्वर्ग बने इस धरती पर ऐसी नेक कमाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर सौ सौ बार बधाई हो, शुभ विवाह की वर्षगांठ पर सौ सौ बार बधाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। इस प्यारे जोड़े को सालगिरह की प्यारी बधाइयाँ। वंदे मातरम।
भैया मोनिका दीदी एक भजन सुनाएगी। जब तक आरती दीदी ना आए तो भजन ही सुने जाएंगे, बाकी अन्य कोई नहीं बोलेगा। भैया आपकी आवाज बंद है। अनुपम दीदी, एक मिनट अनुपम दीदी का ले लेते पहले। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। आज मुझे याद था कि आपने बताया था कि 13 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है, तो मैं मन बना के बैठी हुई थी कि आज तो मैं चौपाल जरूर अटेंड करूंगी, जरूर ज्वाइन करूंगी आप लोगों को। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनुपमा बेदी हूँ देहरादून से, और आरती दीदी की कुछ क्लासेस में जुड़ी हुई हूँ। वहीं मैंने भैया को पहली बार तो मैंने आप लोगों को चौपाल पे ही सुना था। खैर, चौपाल का दीदी ने मुझे लिंक दिया था करीब 1 सवा महीना पहले, तो मैंने पहली बार आपको वहीं सुना था। और आप लोग ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देश को स्वदेशी की तरफ एक्चुअली आप लोग लौटा के ला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करूंगी मैं आप लोगों को। और एक बार फिर से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बधाइयाँ। जी तो बहुत बहुत गोविंद भैया, धन्यवाद दीदी। आरती दीदी ज्वाइन कर रही हैं क्या हमें आज? हाँ, अभी आ रही है दीदी थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स बच्चों के लिए, बहुत आशीर्वाद, और आप लोगों के लिए भी बहुत सी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन, ये दो अभी एक बहन और हैं उड़ीसा से, उन्होंने कुछ भेजा है। एक मिनट, मैं उसे शेयर कर देता हूँ आरती दीदी के आने से पहले जरा। एक मिनट। स्वसमित परिवार यूट्यूब चैनल, स्क्रीन शेयर स्क्रीन। और ये एक दीदी हैं उड़ीसा से, काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, और इनके माध्यम भैया से। नमस्ते, वंदे मातरम। लक्ष्मी प्रिया बहन से पता चला कि आज भैया भाभी की सालगिरह है। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी। मेरा आज ही लुगाई आया है, तो चौपाल ने मिलने की, चौपाल पे वो जुड़ने की शायद कल से कोशिश करूँगी शाम को। लेकिन आज मेरे तरफ से ये गाना अगर मैं भेज नहीं पाया, वो बेटर नहीं है, इसमें जो जो डाउनलोड करना है तो मैंने व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। व्हाट्सएप ही जो डाउनलोड हुआ है, तो ये आपके पास भेज रही हूँ, ये छोटा सा मेरी तरफ से गाना। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल है, आगे क्या किसने ये जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है,
ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। इतनी मुबारक है ये शाम, अपनों से अपने मिले हैं, भीगी सी पलकों के जैसे, तारों सितारों खिले हैं। इतनी मुबारक है ये शाम, अपनों से अपने मिले हैं, भीगी सी पलकों के जैसे, तारों सितारों खिले हैं। ऐ दिल इसी ममता की छाँव में अपनी मंजिल पाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, छोटे हम मत वाले। जी भैया वंदे मातरम, नमस्ते। अनुराधा बहन को स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के बारे में छोटी सी जानकारी दूं। अनुराधा बहन उड़ीसा में अपने घर में बाजार से मसालों को लाकर, रसोई घर के मसालों को लाके छोटे छोटे पैकेट बना के घर घर तक, गांव गांव जाके अपने परिवारों का भरण पोषण करती है और स्वदेशी की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा प्रेरित रहती है। उनके बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट जरूर बताना चाहूंगा। उस दीदी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट वाले दिन फोन आता है, कह रहे भैया मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे देसी इलाज से ठीक होना है। लेकिन सर इतना फटा हुआ था, मेरे काफी सारे समझाने के बाद मैंने कहा दीदी आप 2-4 टाँके लगवा लो, आप चिंता ना करो, आप आई हॉस्पिटल टाँके लगवा लो। और उन्होंने मेरी बात को रखा और टाँके लगवाने के बाद वो होम्योपैथी से, और उस चोट की वजह से लगभग महीनों भर चक्कर आने की समस्याओं में ग्रसित रही, जो कि होम्योपैथी के प्रति और घरेलू के प्रति निष्ठा के साथ वो पूर्णतः स्वस्थ हुई। और आज भी हर चीज जब भी होता है वो अपने आप को पूरा प्रयास करती हैं। तो आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से ऐसी ऐसी बहनों का भारत के कोने कोने से, सभी वर्गों से जुड़े हुए परिवारों का स्नेह मिलता रहता है। स्वस्थ समृद्ध परिवार को अब हमारे बीच में आ चुकी हैं हम सब की बड़ी प्यारी सी, तो मैं उनका परिचय अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ। मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग और लाइव स्टॉप कर दूं और आज की होस्टिंग का भार मैं सौंपना चाहता हूँ हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के बहुत अच्छे संरक्षक और मार्गदर्शक हैं आनंद किशोर भैया। आनंद किशोर भैया, आनंद शुक्ला भैया,